नमस्कार, आप देख रहे आवाज इंडिया। मैं हूं प्रीति। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। क्रोएशिया से पीएम मोदी का कड़ा संदेश, युद्ध नहीं कूटनीति ही समाधान का रास्ता। बांग्लादेश में विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई तेज, पूर्व मंत्री समेत कई रिमांड पर। ईरान इजराइल जंग के बीच ट्रंप का दावा, डील चाहता है ईरान, हमला टालने के संकेत। खामनेई ने किया युद्ध का ऐलान, फतह-1 मिसाइल से इजराइल पर हमला तेज। देश भर में मानसून की जोरदार दस्तक, कई राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रोएशिया दौरे के दौरान बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि चाहे यूरोप हो या एशिया, समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं बल्कि संवाद और कूटनीति से होना चाहिए। पीएम मोदी की यह टिप्पणी उस समय आई है जब मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल युद्ध तेज हो रहा है। क्रोएशियाई पीएम आंद्रेज प्लेकोविक से द्विपक्षीय वार्ता के बाद मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा सहयोग बढ़ाने की योजना बनाई है। बैठक में कृषि, विज्ञान, संस्कृति समेत कई क्षेत्रों में सहयोग के 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर पर भी सकारात्मक चर्चा हुई है। मोदी ने कहा कि आतंकवाद लोकतंत्र का दुश्मन है और दुनिया को इससे खिलाफ एकजुट होना चाहिए। इस दौरान प्रधानमंत्री को क्रोएशिया के ऐतिहासिक संस्कृत व्याकरण की प्रति भी भेंट की गई। प्रधानमंत्री मोदी का क्रोएशिया में भारतीय समुदाय ने वंदे मातरम के नारों से स्वागत किया। ये दौरा दोनों देशों के संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। बांग्लादेश में विपक्षी अवामी लीग नेताओं के खिलाफ कार्रवाई और तेज हो गई है। बुधवार को पार्टी के कई बड़े नेताओं को पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। चाकरिया कोर्ट ने अवामी लीग नेता और पूर्व सांसद जफर आलम को 7 मामलों में 18 दिन की रिमांड पर सौंपा है। उन्हें भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया था, जहां सेना और पुलिस ने कोर्ट परिसर को चारों ओर से घेर रखा था। वहीं ढाका की एक अदालत ने पूर्व कानून मंत्री अनीसुल हक को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। उनके साथ साथ पूर्व लोक निर्माण मंत्री मोशर्रफ हुसैन को भी 3 दिन के रिमांड पर रखा गया है। जानकारी के मुताबिक अनीसुल हक को पिछले 7 अगस्त से हिंसक विद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अब जांच एजेंसियां इन नेताओं से अंतरिम सरकार और पुराने शासनकाल को लेकर पूछताछ कर रही है। पूर्व अभियोजक तुरीन अफरोज को भी हिरासत में लिया गया है। इस कार्रवाई को लेकर बांग्लादेश में राजनीतिक माहौल गर्म है। ईरान इजराइल जंग के 7वें दिन अमेरिका की संभावित एंट्री ने वैश्विक चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अब बातचीत करना चाहता है और व्हाइट हाउस आना चाहता है। हालांकि ट्रंप ने ईरान पर हमले को लेकर अंतिम निर्णय नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि उनके पास हर चीज का प्लान है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले की योजना को मंजूरी दे दी है, पर अंतिम आदेश फिलहाल रोक रखा है। ट्रंप ने बातचीत की नाकामी पर अफसोस जताते हुए कहा कि ईरान ने शानदार डील का मौका खो दिया। इस जंग में अब तक ईरान में 585 लोगों की मौत और 1300 से ज्यादा घायल हुए हैं। वहीं इजराइल में 24 की मौत हो चुकी है। ट्रंप ने युद्ध को लेकर वॉर रूम मीटिंग की बात कही है और संकेत दिया है कि आखिरी फैसला हालत देखकर ही लिया जाएगा। अमेरिकी हस्तक्षेप से हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। पश्चिम एशिया में हालात बेहद ही विस्फोटक हो गए हैं। ईरान ने इजराइल के खिलाफ खुला युद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया है। सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने साफ किया है कि अब दया नहीं दिखाई जाएगी। अमेरिका को चेतावनी देते हुए खामेनेई ने कहा कि अगर वह इस युद्ध में कूदा तो उसे अपूरणीय क्षति झेलनी होगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को लेकर सख्त तेवर दिखाए है और कहा कि उनका धैर्य खत्म हो रहा है। ट्रंप ने पश्चिम एशिया में अतिरिक्त लड़ाकू विमान और युद्धपोत भेज दिए हैं। ब्रिटेन ने भी अपनी सेनाएं तैनात कर दी है। इजराइल ने ईरान की मिसाइल फैक्ट्री और पुलिस मुख्यालय पर हमला किया है, जिसमें भारी नुकसान की खबर है। ईरान ने जवाब में हाइपरसोनिक मिसाइल फतह-1 से हमला किया, जो 18,000 किमी घंटा की रफ्तार से इजराइल में जा गिरी। अब तक की जंग में ईरान के 585 और इजराइल के 24 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस और चीन ने अपने नागरिकों को इजराइल छोड़ने का निर्देश दिया है। युद्ध अब वैश्विक रूप लेता दिख रहा है।
देश भर में मानसून ने अब रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने केरल से लेकर बंगाल और असम से ओडिशा तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। गुजरात और बिहार में वर्षा जनित घटनाओं में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। रांची में बारिश के कारण स्कूलों को बंद कर दिया गया है और खराब मौसम की वजह से एयरपोर्ट पर भी 4 उड़ानें रद्द की गई है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड सहित कई राज्यों में मानसून सक्रिय हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में भी अगले 2-3 दिनों में मानसून पहुंचने की संभावना है, जहां शनिवार रविवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन को आपदा प्रबंधन के लिए अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। यह वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मुंबई की न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में सामने आया है एक नया लोन घोटाला, जिसमें करोड़ों रुपए ओटीएस सेटलमेंट के नाम पर हड़पे गए। ईओडब्ल्यू की जांच में खुलासा हुआ है कि जानबूझकर लोन को एनपीए घोषित कर कम रकम में सेटलमेंट किया गया और फिर रिश्वत के रूप में पैसा अधिकारियों तक पहुंचाया गया। 274 अकाउंट्स की जांच में 176 ऐसे केस मिले जिनमें 1 करोड़ से ज्यादा के लोन थे। इस घोटाले के केंद्र में है पूर्व चेयरपर्सन दंपति हिरेन और गौरी भानु, जो पहले से 122 करोड़ के गबन केस में फरार है। अब बड़ी खबर यह है कि ईओडब्ल्यू ने इन दोनों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक हिरेन भानु लंदन में छिपे हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास ब्रिटिश नागरिकता भी है। जांच एजेंसी का मानना है कि रेड कॉर्नर नोटिस के जरिए इन्हें जल्द ट्रैक कर भारत लाया जा सकेगा। बैंक घोटाले को इस कड़ी में ये मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में है। केरल हाईकोर्ट ने पेट्रोल पंपों पर मौजूद वॉशरूम को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि शौचालय आम जनता के इस्तेमाल के लिए नहीं होंगे। ये व्यवस्था सिर्फ पेट्रोल पंप के ग्राहकों की इमरजेंसी जरूरत के लिए है। दरअसल पेट्रोल पंप मालिकों ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार और नगर पालिकाएं उनके शौचालयों को सार्वजनिक सुविधा घोषित कर रही है। इसी पर कोर्ट ने रोक लगाई है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि निजी संपत्ति पर बने शौचालयों को जबरन सार्वजनिक घोषित नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही सरकार द्वारा लगाए गए पोस्टरों को हटाने का निर्देश भी दिया गया है। फैसले के बाद अब आम लोग पेट्रोल पंप के शौचालय का उपयोग नहीं कर सकेंगे। यह आदेश पूरे राज्य के लिए लागू रहेगा और अंतिम सुनवाई तक प्रभावी रहेगा। देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है। गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। गुजरात की कड़ी और विसावदर सीट, केरल की नीलांबूर, बंगाल की कालीगंज और पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। ये उपचुनाव ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहे पहले चुनाव है, जिससे जनता का रुझान स्पष्ट होगा। नीलांबूर सीट पर कांग्रेस के आर्यदान शौकत और एलडीएफ के एम स्वराज आमने सामने हैं। बंगाल में टीएमसी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच कालीगंज सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। गुजरात की विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया के उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। वहीं लुधियाना सीट पर आपने संजीव अरोड़ा के मैदान में उतारकर बड़ा दावा खेला है। चुनाव के नतीजे 23 जून को आएंगे, लेकिन इस वोटिंग से 2026 के चुनावी समीकरण तय होने की उम्मीद है। यह वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज को आखिरकार उनके शानदार करियर का सबसे बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। 35 साल पहले ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुए क्रूज को अब हॉनररी ऑस्कर से नवाजा जाएगा। यह सम्मान उनके 16वें गवर्नर्स अवार्ड्स में दिया जाएगा, जो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा आयोजित किया जाता है। क्रूज की फिल्मों मिशन इम्पॉसिबल और टॉप गन के अलावा उनके थिएटर्स को जिंदा रखने के जज्बे को इस सम्मान का आधार बताया गया है। कोविड काल में टॉप गन मैवेरिक ने सिनेमा हॉल्स में नई जान फूंकी थी। क्रूज को पहले भी बॉर्न ऑन द 4th of July, मेरी मगवायर और मैग्नोलिया के लिए एक्टिंग नॉमिनेशन मिल चुका है। टॉम क्रूज के साथ साथ 3 और दिग्गजों को भी सम्मानित किया जाएगा। म्यूजिक आइकन डॉली पार्टन को जीन हर्शोलट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, कोरियोग्राफर डेबी एलन को मानद ऑस्कर और प्रोडक्शन डिजाइनर विन थॉमस को भी यह सम्मान मिलेगा। ये चारों सितारे अपनी कला, प्रतिबद्धता और समाज के प्रति योगदान के लिए सम्मानित किए जाएंगे। बॉलीवुड की बहुचर्चित फिल्में हाउसफुल 5 और ठग लाइफ दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही है। अक्षय कुमार स्टार हाउसफुल 5 ने अब तक 165.25 करोड़ रुपए की कमाई की है, लेकिन इसका बजट 225 करोड़ बताया जा रहा है। पहले हफ्ते में शानदार ओपनिंग के बाद अब फिल्म की रफ्तार थमती दिख रही है। वहीं कमल हसन की ठग लाइफ की स्थिति और भी खराब है। 200 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म में अब तक केवल 47.45 करोड़ रुपए का ही कारोबार किया है। दर्शकों ने इस फिल्म की कहानी को कमजोर बताया है। ऐसे में दोनों ही फिल्में अब मुनाफा छोड़ बजट निकालने की कोशिश में जुटी है। इसी बीच हॉलीवुड फिल्म हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन का लाइव एक्शन वर्जन दर्शकों का ध्यान खींचने में सफल रहा है। फिल्म ने 14.36 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल यही फिल्म थोड़ा राहत देती नजर आ रही है। आवाज इंडिया में देश दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।